Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department, Rotary Institute of Management and Technology, Chandosi, welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss the concept of Product Life Cycle. आज हम स्टडी करेंगे कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का कॉन्सेप्ट क्या होता है. ईच प्रोडक्ट हैज़ लाइफ साइकिल लाइक दैट ऑफ मैन एंड एनिमल्स. जिस तरीके से हम ह्यूमंस की या एनिमल्स की लाइफ साइकिल होती है, उसी तरीके से हर प्रोडक्ट की भी अपनी एक लाइफ साइकिल होती है. जैसे सबसे पहले बर्थ होती है, फिर इन्फेंट स्टेज होती है, फिर चाइल्डहुड स्टेज, फिर टीन एज, फिर यंग एज, उसका एडल्ट एज, फिर ओल्ड एज एंड देन दैट डेथ. तो इस तरीके से हम डिफरेंट स्टेजेस से पास होते हैं अपनी लाइफ में. इसी तरीके से हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट की भी अपनी एक लाइफ साइकिल होती है. लाइफ साइकिल का मतलब क्या होगा? द प्रोडक्ट बिगिंस विद द एंट्री इनटू द मार्केट. सबसे पहले प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाता है. इसके बाद ये मार्केट डेवलपमेंट की स्टेज से पास होता है. देन इट मूव्स टुवर्ड्स द मार्केट मैच्योरिटी एंड देन इट एंड्स बाय बिकमिंग ऑब्सोलीट. तो इस तरह से हर प्रोडक्ट की भी अपनी एक लाइफ साइकिल होती है. कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं इसके रेफरेंस में. पहले हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द आर्क पैटर्न. आर्क पैटर्न ने क्या कहा था? द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोडक्ट हैज मैनी पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटी विद द ह्यूमन लाइफ साइकिल. द प्रोडक्ट इज बॉर्न, ग्रोज ग्रेजुअली, अटेन्स डायनेमिक मैच्योरिटी, देन एंटर्स इट्स डिक्लाइनिंग ईयर. यानी कि इनके अकॉर्डिंग हर प्रोडक्ट की अपनी एक लाइफ साइकिल होती है जो कि ह्यूमन लाइफ साइकिल के सिमिलर होती है. सबसे पहले प्रोडक्ट बॉर्न होता है, धीरे धीरे वो ग्रो होता है, अपनी डायनेमिक मैच्योरिटी को अटेन करता है और फिर ये अपने डिक्लाइनिंग पीरियड में चला जाता है. क्लियर? नेक्स्ट डेफिनेशन वाज गिवन बाय द फिलिप कॉटलर. क्या कहना है फिलिप कॉटलर का? द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज एन अटेम्प्ट टू रिकॉग्नाइज डिस्टिंक्ट स्टेजेस इन द सेल्स हिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट. द सेल्स हिस्ट्री पासेस थ्रू 4 ऑफ द स्टेजेस नोन एज इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन. इन्होंने प्रॉपरली स्टेजेस को क्लैरिफाई भी कर दिया. इन्होंने बोला कि जो प्रोडक्ट है वो अपनी सेल्स हिस्ट्री में डिफरेंट स्टेजेस को क्रॉस करता है और 4 स्टेजेस को फॉलो करता है. द फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन, सेकेंड वन इज ग्रोथ, थर्ड वन इज मैच्योरिटी एंड द फोर्थ वन इज द डिक्लाइन स्टेज. वन मोर डेफिनेशन इज देयर दैट वाज अकॉर्डिंग टू लिप्सन. लिप्सन ने क्या कहा था? Product life cycle refers to those market offerings in which the stages of market introduction, market growth, market saturation, market decline and market death are included. तो लिप्सन ने यहाँ पर स्टेजेस को और वाइड कर दिया. इन्होंने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में मार्केट इंट्रोडक्शन, मार्केट ग्रोथ के साथ साथ मार्केट सैचुरेशन, मार्केट डिक्लाइन और मार्केट डेथ को भी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेजेस में ऐड करा. क्लियर? तो ये बात हो गई अबाउट द डेफिनेशंस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. अब हम बात करते हैं कि जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है उसमें कौन कौन सी डिफरेंट स्टेजेस इन्वॉल्व हैं और डिफरेंट स्टेजेस के ड्यूरिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में किन किन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट किया जाता है बाय द मार्केटर्स. क्योंकि हम ये पहले ही स्टडी कर चुके हैं कि एक प्रोडक्ट की एक सर्टेन लेंथ ऑफ लाइफ होती है और इस टोटल लाइफ के ड्यूरिंग वो डिफरेंट स्टेजेस से पास होता है. इन स्टेजेस को स्टडी करने के बाद कोई भी मार्केटर ये प्लान कर सकता है कि उसे मार्केट में अपने नए प्रोडक्ट को कब एंटर करना है, वो कौन सी स्टेज होगी जो उसे मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोवाइड करेगी, उसे मार्केट में डिफरेंट स्टेजेस पर किस तरह से कंपटीशन को फाइट करना है, लॉन्ग टर्म के रिलेशन में अगर लॉन्ग टर्म तक प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है तो किस तरीके से उसको फॉलो करना है. ऐसे ही डिफरेंट टाइप के डिसीजंस को फॉलो करने के लिए जो एक मार्केटिंग मैनेजर है वो ये स्टडी करता है कि जो उसका प्रोडक्ट है वो अपनी लाइफ साइकिल की किस स्टेज में है और उसके अकॉर्डिंग वो उस स्ट्रेटजी को डेवलप करता है. तो पहले हम बात करते हैं कि मार्केट एक प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या डिफरेंट स्टेजेस होती हैं ड्यूरिंग इट्स प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. तो यहाँ मैंने एक ग्राफ रिप्रेजेंट किया है. ऑन द एक्स एक्सेस मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट की डिफरेंट स्टेजेस को पास किया है, नंबर ऑफ ईयर्स को पास किया है. ऑन वाई एक्सिस पर मैंने सेल्स को रिप्रेजेंट किया है. तो जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, यहाँ आप देख रहे हो एज द टाइम इज पासिंग द सेल इज इंक्रीजिंग, इट इज बिकमिंग अप टू इट इज रीचिंग टू इट्स मैक्सिमम पॉइंट एंड फ्रॉम दैट इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग.
तो इस बेसिस पर मैंने यहाँ पर 6 स्टेजेस में डिफाइन किया है इसको। द फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन स्टेज, सेकेंड वन इज ग्रोथ स्टेज, थर्ड वन इज मैच्योरिटी स्टेज, फोर्थ वन इज द सैचुरेशन स्टेज, द फिफ्थ वन इज डिक्लाइनिंग स्टेज एंड द लास्ट वन इज द ऑब्सोल्यूशन स्टेज। अब हम डिस्कस करते हैं कि इन डिफरेंट स्टेजेस का मतलब क्या है और इनमें किन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट किया जाता है। ओके, द फर्स्ट वन इज द इंट्रोडक्शन स्टेज। दिस इज द बिगिनिंग स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। जब मार्केट में नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसी वजह से इसको हम इंट्रोडक्शन स्टेज का नाम देते हैं। इस पर्टिकुलर स्टेज में क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट किया जाता है। द फर्स्ट वन इज द नो कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, बिकॉज अ वेरी फर्स्ट टाइम अ न्यू प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड इन द मार्केट। इसका मतलब यहाँ एक कॉम्पिटिटिव एज मिलती है ऐसी फर्म को जो नए प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, क्योंकि मार्केट में कोई भी कॉम्पिटिशन अवेलेबल नहीं होता है। इसके साथ साथ कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में कोई भी एडिक्वेट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है। यहाँ जो फर्म है वो स्टार्टिंग ऑपरेशन में होती है और इसी वजह से वो लिमिटेड एरियाज में अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करती है और धीरे धीरे अपनी सेल्स को इंक्रीज करती चली जाती है। क्योंकि इनिशियल स्टेज में होता है प्रोडक्ट, इसी वजह से मैक्सिमम प्रमोशनल एफर्ट्स को फॉलो किया जाता है जिससे कि कंज्यूमर्स को उसके प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो सके। इसी वजह से कॉस्ट भी क्या होती हैं, कॉस्ट भी हाई होती हैं। और क्योंकि स्टार्टिंग में डिमांड कम होती है और डिमांड कम होने की वजह से जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। प्रॉपरली प्रोडक्ट के लिए प्लांट को सेटअप किया जाता है, यानी कि जो स्टार्टिंग कॉस्ट होती है वो बहुत हाई होती है और इस कॉस्ट के हाई होने की वजह से प्राइजेस को भी वेरी हाई रखा जाता है, जिससे कि जो कॉस्ट है उसको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कवर किया जा सके। तो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन स्टेज। नाउ वी मूव टू द सेकेंड स्टेज। द सेकेंड स्टेज इज द ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ का मतलब क्या है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में कंपनी हाई प्रमोशनल एक्टिविटीज को फॉलो करती है, जिसकी वजह से अब क्या है, अब कंज्यूमर्स को उसके प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। वो उसके प्रोडक्ट से परसुएड हो जाते हैं और उस परसुएशन के बेसिस पर वो उसके प्रोडक्ट को परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं। कंज्यूमर्स स्टार्ट एक्सेप्टिंग द प्रोडक्ट ड्यू टू प्रमोशनल एफर्ट्स। इससे क्या होता है, इससे लगातार कंपनी की सेल्स इंक्रीज होती चली जाती है। सेल इंक्रीज होने की वजह से रेवेन्यू भी इंक्रीज होता है और रेवेन्यू के इंक्रीज होने की वजह से कंपनी का प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज होता चला जाता है। क्योंकि प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है तो इस बढ़ते हुए प्रॉफिट को देखते हुए जो कंपटीशन है वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अदर फर्म्स भी अपने बिजनेस को इस फील्ड में स्टार्ट करना स्टार्ट कर देंगी। वो भी इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए अपनी इंडस्ट्रियल यूनिट्स को एस्टेब्लिश करेंगी और उसकी वजह से क्या होगा, इस स्टेज से कंपटीशन इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। प्रॉपर कंपटीशन आ नहीं पाता इस स्टेज पर, लेकिन हाँ कंपटीशन की स्टार्टिंग हो जाती है इस ग्रोथ स्टेज से। यहाँ जो फर्म है वो डिफरेंट टाइप के डिसीजंस को फॉलो करती है, जैसे चॉइस ऑफ चैनल्स, उसे कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को फॉलो करना है जिससे उसकी अप्रोच और मैक्सिमम लेवल तक पहुँच सके और वो अपने सेल्स को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके। किस टाइप की रिसर्च को कंडक्ट करना है उसे, प्रमोशन के रिगार्डिंग और क्या क्या डिसीजंस उसे फॉलो करने हैं जिससे कि मार्केट में उसके शेयर को इंक्रीज किया जा सके। ओके, इसके साथ साथ ग्रोथ स्टेज में प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि एक लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। ऑब्वियसली डिमांड बढ़ती है और डिमांड बढ़ने के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करती है और वो अपने प्लांट को फुल वे में यूटिलाइज करते हुए अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम से कम ले जाती है। और इस प्रोडक्शन कॉस्ट के कम होने की वजह से जो फर्म का प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ता चला जाता है, क्योंकि जितनी कॉस्ट पर यूनिट कम होती चली जाएगी उतना ही फर्म का प्रॉफिट इंक्रीज होता चला जाता है। इसके साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डेवलप करती है जिससे कि कॉस्ट को और मिनिमाइज किया जा सके। तो दिस इज अबाउट द ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज के बाद द नेक्स्ट वन इज द मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज क्या होती है, ये वो स्टेज होती है जहां पर कंपटीशन अपने टफेस्ट लेवल तक पहुंच जाता है, यानी कि मार्केट में बहुत सारे ऑल्टरनेट्स अवेलेबल होते हैं कंज्यूमर्स के लिए। ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल होने की वजह से मार्केट में प्रोडक्ट की सप्लाई उनकी डिमांड के मुकाबले ज़्यादा होती है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। नए नए कॉम्पिटिटर्स मार्केट में अवेलेबल हैं और वो अपने फीचर्स
यूनिक फीचर्स के साथ में मार्केट में प्रोडक्ट को अवेलेबल कराते हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ मार्केट में प्रोडक्ट की सप्लाई उसके डिमांड के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से सेल इंक्रीज तो होती है एग्जिस्टिंग फर्म की, लेकिन वो जो इंक्रीमेंट है वो डिमिनिशिंग रेट से होता है। पहले जो ग्रोथ स्टेज में था, ग्रोथ स्टेज में सेल्स इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रही थी, लेकिन मैच्योरिटी स्टेज में कंपटीशन के बढ़ने की वजह से जो सेल्स है वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होना स्टार्ट कर देती है। पॉइंट इसके लिए अब क्या होगा इसमें ना, जब ऐसी कंडीशन आएगी फर्म के सामने तो उसको अपने प्रमोशनल एक्सपेंसेस और ज़्यादा करने पड़ते हैं। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटीज़ पर खर्च करती है। और इससे क्या होता है, इसकी वजह से इसके जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस होते हैं वो लगातार बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन जो उसके सेल प्राइस है कंपटीशन की वजह से उसको अपने सेल प्राइस को भी डिक्रीज करना होता है, जिससे उसका प्रॉफिट क्या होता है, जो प्रॉफिट उसका ग्रोथ लेवल में था वो प्रॉफिट अब उसका कम हो जाता है मैच्योरिटी स्टेज में आते आते, और यहां वो अपनी मैक्सिमम सेल्स तक पहुंच जाती है। अब क्या होता है, मैक्सिमम सेल्स के बाद यहां फोर्थ स्टेज इंक्लूड होती है, दैट इज नोन एज द सैचुरेशन स्टेज। इस स्टेज से फर्म की जो सेल है वो लगातार कम होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स की सेल ज़्यादा होती है। कंज्यूमर्स अब सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स को परचेस करना स्टार्ट कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी सेल भी कम होगी, उसकी जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है वो पुरानी हो जाती है, वो लेस इफेक्टिव हो जाती है और लेस एफिशिएंट हो जाती है, क्योंकि मार्केट में अब नई टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो उस नई टेक्नोलॉजी के अवेलेबल होने की वजह से उसकी टेक्नोलॉजी ओल्ड फैशन हो जाती है, जिसकी वजह से उसके प्रोडक्ट को कंज्यूमर सब पसंद नहीं करते हैं और उसकी सेल लगातार डिक्रीज होती चली जाती है। सेल के डिक्लाइन होने की वजह से क्या होगा, सेल के डिक्लाइन होने की वजह से वो अपने प्रॉफिट भी कम करती, उसके प्रॉफिट भी लगातार कम होता चला जाता है। उसे अपने प्रमोशनल एक्सपेंसेस बढ़ाने पड़ते हैं क्योंकि वो अपनी सेल को अपलिफ्ट करना चाहती है, और उसके प्रॉफिट लगातार डिक्रीज होते चले जाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द सैचुरेशन स्टेज। सैचुरेशन स्टेज के बाद द नेक्स्ट वन इज द डिक्लाइनिंग स्टेज। डिक्लाइनिंग स्टेज क्या होती है, इस स्टेज में जो प्रोडक्ट की सेल है वो बिल्कुल कम से कम पहुंच जाती है, क्योंकि नए और एडवांस प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जिनका कंपटीशन या जिनको वो कंपटीशन में फाइट नहीं कर सकती, क्योंकि उनके अंदर वो पर्टिकुलर फीचर्स अवेलेबल होते हैं जो कंज्यूमर्स को उस पर्टिकुलर टाइम पर चाहिए, और वो फीचर्स उस कंपनी के प्रोडक्ट में अवेलेबल नहीं होते हैं, जिससे इसकी सेल बिल्कुल मिनिमम लेवल तक पहुंच जाती है। इसी वजह से इसको हम डिक्लाइनिंग स्टेज का नाम देते हैं। कंपनी बहुत एफर्ट्स करती है, लेकिन उन एफर्ट्स के बावजूद भी उसको रिजल्ट बहुत कम ही मिल पाता है। एंड द लास्ट वन इज द ऑब्सोल्यूशन स्टेज। ऑब्सोल्यूशन स्टेज क्या होती है, ये वो स्टेज होती है जहां प्रोडक्ट की सेल बिल्कुल नील हो जाती है। वो कुछ भी ट्रीटमेंट्स फॉलो कर ले, उसका कोई भी असर सेल पर नहीं पड़ता है। कितना ही पैसा वो प्रमोशन पर खर्च कर दे, एडवर्टाइजिंग में खर्च कर दे, कितने ही सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटीज को फॉलो कर ले, किसी भी एक्टिविटी को फॉलो करने के बाद भी उसकी सेल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है और ये सेल ऑलमोस्ट निल हो जाती है। सो दिस स्टेज इज नोन एज द ऑब्सोल्यूशन स्टेज। और प्रोडक्ट क्या होता है, कंपटीशन से आउट हो जाता है और यहां ऑर्गेनाइजेशन को अपनी यूनिट शट डाउन करनी पड़ती है। ओके, सो दिस इज अबाउट द ऑब्सोल्यूशन स्टेज। तो इस तरीके से इन 6 स्टेजेस को पास करते हुए प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल ऑब्सोल्यूशन स्टेज पर आने के बाद फिनिश हो जाती है। ओके, थैंक यू।